सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। शिवसेना के अध्यक्ष और सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। 86 साल के बाला साहब ठाकरे पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। हालांकि उन्होंने खुद सामना के अपने एडिटोरियल में लिखा था कि उनकी तबीयत अभी इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि उन्हें सांस ना आए और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़े। वो अपने घर में यानी कि मातोश्री पर मौजूद हैं, जहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उनकी देखभाल के लिए रखी गई है। हालांकि एक दिन पहले ही बाल ठाकरे ने, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सामना में साफ तौर पर लिखा था कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है और उनकी सेहत को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा मातोश्री पर बनता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है। साहिल, बाला साहब की हालत के बारे में, उनकी सेहत के बारे में क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो खबर हमारे पास है, जो उनके नेताओं से हमारी बात हुई है, उसके हिसाब से उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की जो टीम उन पर निगरानी रखी हुई थी, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। उनके परिवार के नजदीकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही शिवसेना के कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले भी उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव चलता रहा था, जिसकी वजह से फिलहाल इस बारे में कुछ ज्यादा कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की टीम उन पर निगरानी रखी हुई है। जैसे हमने कहा कि कुछ दिन पहले जो सामना में एडिटोरियल लिख के उन्होंने कहा था कि वेंटिलेटर पर उनको नहीं रखा गया है, तो वेंटिलेटर पर उनको नहीं रखा गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सांस फूल जाती है तब ऑक्सीजन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से उनको ऑक्सीजन का सप्लाई जरूर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि तबीयत नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों की टीम को तुरंत बुलाया गया और उनकी निगरानी में उनका इलाज अभी भी चल रहा है। उसके साथ ही राज ठाकरे, मनोहर जोशी, शिवसेना के कुछ और नेता, उद्धव ठाकरे और बाकी परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, धन्यवाद साहिल इस ताजा अपडेट के लिए। तो बाल ठाकरे की हालत नाजुक जरूर है, लेकिन अभी वो ठीक हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, ताजा अपडेट लेते हैं। विद्या मातोश्री पर ही मौजूद हैं। विद्या हमारे साथ। विद्या, ये बताइए कि वहां तमाम लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं मिलने के लिए, जैसा कि अभी साहिल भी बता रहे थे। ये बताइए कि राज ठाकरे का वहां पहुंचना क्या बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? बाकी और कौन कौन लोग हैं वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर सुबह से ही क्योंकि साल का नया शुरुआत था ये आज का दिन, तो जाहिर बात है लोगों का आने का सिलसिला, कई सारे तमाम लोग फूलों के गुलदस्ते, कई तरह के तोहफे लेके आ रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है शाम होते होते कुछ ज्यादा ही लोग आने लगे यहाँ पर, और डॉक्टरों की जो टीम जो आज आ रही थी वापस एक बार शाम को जब गाई गई, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो रास्ता है यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है। आगे ही यहाँ पर मातोश्री जो बाल ठाकरे साहब का घर है वहां है, और पूरे रास्ते में यहाँ पर अभी तुरंत ही पिछले 10-15 मिनटों में ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसकी वजह से यहाँ आने जाने के लिए भी लोगों को अब दिक्कतें जरूर होंगी। तो ये रास्ते जरूर अवॉइड करें, लेकिन जो शिव सैनिक है उनका आने का सिलसिला यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। जी विद्या, ये बताइए कि जो डॉक्टरों की टीम है लगातार आ रही है, ऑक्सीजन भी आज सुबह से उनको दिया जा रहा है बाल साहब ठाकरे को, तो ऐसे में उनकी सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद हैं, चिंतामंद हैं, इसलिए लोग उन्हें देखने आ रहे हैं मातोश्री में, इसलिए शायद भीड़ ज्यादा लग रही है। जी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी जैसे जैसे खबरें लोगों को मिलते जाती हैं तो लोग आते जाते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ नाजुक बनी हुई है स्थिति। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। कल भी उन्हें कुछ थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई दिया गया था, यही आज भी हुआ है। फिलहाल कोई बदलाव उनकी स्थिति में नहीं हुआ है। दिन भर हमने देखा था कई आला नेता आए थे और हर किसी ने, फिलहाल जैसे कि आपने पूछा था कि कौन कौन नेता है, तो मनोहर जोशी, राज ठाकरे, कई और नेता हैं, मुंबई के मेयर हैं, सब अंदर में है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई बात ये नहीं कही जा रही कि किसी तरह की बिगड़ गया है उनकी तबीयत, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनका वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह हर कोई यही कह रहा है कि उनकी फिलहाल जो तबीयत है वो फिलहाल स्थिति उसी पे है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विद्या इस जानकारी के लिए। तो बाल साहब की तबीयत अभी उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है, नाजुक जरूर है, डॉक्टरों की टीम लगातार देखभाल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। ट्विटर और लेख से काम नहीं चला तो आरएसएस के नेता एस गुरुमूर्ति ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिख दी उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच पर। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को हर लिहाज से बेकसूर बताया। बीजेपी इस रिपोर्ट को बीजेपी की अंतिम सत्य की तरह पेश कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं यह जांच अनैतिक है। जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ सिर्फ पटौवल में पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं। भाजपा
संघ और गुरुमूर्ति जी सबकी विश्वसनीयता अब जनता के सामने कसौटी पर है। देखिए नितिन गडकरी जी टिकते हैं या जाते हैं। अपने अध्यक्ष को जिस जाल से बाहर निकालने के लिए बीजेपी ने एस गुरुमूर्ति नाम की नाव को आरोपों के समंदर में उतारा था, वही उसके लिए मझधार बन गया है। कांग्रेस जैसी पार्टी को बिना हाथ पैर हिलाए ऐसा मुद्दा नहीं मिल सकता था। पूर्ति के कागजात की जांच के बाद मैंने साफ कहा है कि आपने नैतिक या कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं इस जांच रिपोर्ट को फिर से जोर देकर कहता हूं, मैंने पेशेवर तौर पर पूर्ति के दस्तावेज देखे हैं और मैंने पेशेवर विचार जाहिर किए हैं। थानेदार पर सवाल उठे थे, मातहत सिपाही को जांच में लगाया गया, साहब की शान में रिपोर्ट पेश की गई तो पूरे थाने ने ताली पीटी, लेकिन लोगों ने नीयत पर सवाल उठा दिए। अब बीजेपी एस गुरुमूर्ति का बायोडाटा बांट रही है। गुरुमूर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं, और कल भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जांच की तो स्पष्ट आया कि पूर्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। बीजेपी सोच रही थी कि गुरुमूर्ति गडकरी की कंपनियों का सारा खाता वही दुरुस्त कर देंगे, कर भी दिया था, लेकिन कांग्रेस ने नस पकड़ ली है। कह रही है कि सियासत की कंपनी में अंदर का सीए नहीं चलेगा। खुद ही मुखबिर और खुद ही मुजरिम और खुद ही मुंसिफ बनने की जगह बेहतर ये रहेगा कि पाक साफ होकर वो उन सब सवालों का जवाब दे। सवाल कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी का जवाब वही है। गडकरी और गुरुमूर्ति पर उसका ग्रामोफोन ऐसा अटका है कि न आवाज समझ में आती है न साज। और यही बात उन्होंने बार बार दोहराई है और इसलिए श्री गुरुमूर्ति द्वारा यू टर्न लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस को पता था कि बीजेपी फंस गई है, इसलिए बीजेपी के बहुत बड़े सीए की जांच पर अपने बहुत बड़े वकील को आगे कर दिया। क्या बीजेपी खुद ही इसको किसी रूप से एक क्रेडिबल या सशक्त तौर तरीका समझती है? और अगर समझती है तो मैं समझता हूं वो अपने स्वप्न लोक में रहते हैं। गडकरी की घरेलू जांच पर बीजेपी के भीतर ही ऐसा घमासान मचा है कि देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी अपने बचाव से आगे न बढ़ पा रही है न बोल पा रही है। अंतर कले भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी हुई है। जो अलग अलग गुट हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, और इसका जो प्रमाण है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रहा है। अब संघ में इस भूकंप का केंद्र कहे जा रहे गुजरात चलिए, नरेंद्र मोदी से मिलिए। पूछा था कि गडकरी को लेकर पार्टी में इतनी गफलत क्यों है, जवाब सुनिए। नितिन गडकरी वाला जो इश्यू चल रहा है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जवाब में एक टिप्पणी है कि गडकरी के मुद्दे पर बीजेपी में गुरुमूर्ति और गुजरात के बीच दूरी कितनी बढ़ चुकी है। कांग्रेस के लिए उसकी ये उलझन मुफ्त का इनाम है। आंचल आनंद के साथ शमशेर सिंह, अमिताभ सिन्हा और बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर पश्चिम महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। किसान सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस से टकराव हो रहा है। कोल्हापुर और सांगली में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है और एक किसान की जख्मी होने की खबर भी आई है, लेकिन किसानों को मनाने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां गन्ने की कीमतों को लेकर लगातार भिड़ंत मची हुई है और पश्चिमी महाराष्ट्र में खास करके सांगली, शोलापुर, इन तमाम इलाकों में ये कोहराम मचा हुआ है। किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन जिसके रोकथाम में लगी है राज्य पुलिस। और सतारा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय। पंकज, ये बताइए कि अभी ताजा हालात वहां पर कैसे हैं? किसानों का प्रदर्शन थम रहा है या अभी भी आग वैसी ही भड़की हुई है? देखिए, सतारा, सांगली और कोल्हापुर ये तीन ऐसे इलाके हैं जहां स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इन तीनों इलाकों में छोटे छोटे गांव हैं जहां पर आगजनी की खबर हमें आ रही है। स्टोन पेल्टिंग की खबरें देर रात तक आ रही थी। सांगली इलाके में कई खबरें ऐसी आई हैं कि जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया है। कोल्हापुर इलाके में दिन में एक पुलिस की जीप भी जला दी गई थी। अब हालत ये है कि पुलिस सिविल क्लोथ में जो शेतकारी संगठन के लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितने भी किसान लोग हैं जो इस समर्थन में हिस्सा ले रहे हैं वो पास के जंगलों में छुप रहे हैं।
तो स्थिति अभी संभली नहीं है। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये बात का दावा कर रहा है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अंडर कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो सांगली, सतारा और कोल्हापुर में स्थिति अभी भी क्रिटिकल कही जा सकती है। जी, धन्यवाद पंकज इस जानकारी के लिए। गन्ना मूल्य को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कें रणभूमि बनी हुई हैं, लेकिन नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना तो इसमें कूद चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने अरविंद केजरीवाल भी अब इसमें अपनी राजनीति की दुकान बिछाकर वहां पर एक नया तमाशा करने की फिराक में है। एक तरफ किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, तो दूसरी तरफ बैकडोर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत के दो खिलाड़ी एनसीपी और शिवसेना तो इसमें कूदे ही। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले अरविंद केजरीवाल भी किसानों के साथ आ गए हैं। गन्ने की कीमत को लेकर पूरा आंदोलन खड़ा किया है किसानों के नेता और सांसद राजू शेट्टी ने। शेट्टी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक हिरासत में वो पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं। मंगलवार को बारामती में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राजू शेट्टी पर ही हमला बोल दिया। असं त्यांनी आंदोलन केलं कुठं? इंदापूर तालुक्यात. त्यांचा मतदारसंघ कुठला? काय नाव त्याचं? नाही, इचलकरंजी. त्यांच्या मतदारसंघात कारखाने कोणते? वारणा साखर कारखाना, जवाहर साखर कारखाना आवाडे साहेबांचा, तिसरा 5,500 आणि आणखीन काय. यानी पवार का आरोप है कि राजू शेट्टी की सियासत सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि अपनी बिरादरी के किसानों के लिए है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले अरविंद केजरीवाल भी किसानों की लड़ाई में कूद पड़े हैं। शुक्रवार को वो पुणे जाकर राजू शेट्टी से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेल अधिकारियों ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। एक तरफ जब रिलायंस को अपने गैस के दाम $4 से $14 बढ़ाने होते हैं, तो सरकार रिलायंस की मदद करने के लिए अपने मंत्री तक को बदल देती है। रिलायंस के साथ इतना प्रेम है सरकार का। लेकिन जब किसानों को अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए गन्ने की फसल की अच्छी कीमत, ठीक ठाक कीमत चाहिए, तो सरकार उनके ऊपर पुलिस से फायरिंग करवाती है। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसानों की चिंता एकदम से कैसे हो गई। अगर महाराष्ट्र में किसानों ने संघर्ष नहीं किया होता तो शायद अरविंद केजरीवाल जी भी चुप रहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत हो और शिवसेना खामोशी से तमाशा देखती रहे। मुखपत्र सामना के जरिए पार्टी ने सरकार के साथ राजू शेट्टी पर भी जमकर हमला बोला। सामना में लिखा गया है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आंदोलनकारियों के नेता राजू शेट्टी कहते हैं कि आंदोलन शांति से होने दो, हिंसा मत करो। शांति मार्ग से आंदोलन करने का आह्वान वो स्वयं जेल में बैठकर कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सच तो यह है कि राजू शेट्टी को चाहिए था कि वो मंत्रालय में घुसकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाते, राज्य के सहकार मंत्री और वित्त मंत्री को घेरकर किसानों की मांग मनवाते। शिवसेना ने किसानों पर फायरिंग की सीबीआई जांच की भी मांग की है। साफ है कि गन्ने की कीमत को लेकर किसान परेशान हैं और किसानों की मुश्किल पर नेता सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे आंदोलन के बाद एक बात तो स्पष्ट है, किसानों को उनका हक मिले या ना मिले, राजनेताओं को उनका हक यानी कि राजनीति करने का हक जरूर मिल जाता है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही।